हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि जेआईबी का हमारा चौथा पेपर होता है, उसी के चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हमारा पहला टॉपिक है वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन क्या है और ये किस तरह से काम करता है। Wealth management solutions are mostly modular, fully scalable integrated core banking and investment management system। यानी कि सीबीएस से और आपका इन्वेस्टमेंट जो है उससे ये लिंक्ड रहता है। जो भी हमारे रिटेल या जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो इसको उनके लिए जो है इसको डिजाइन किया जाता है। तो ये इस वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपका सिस्टम ही होगा और वो ऐसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन को देगा जिन जो कि काफी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होंगे, जिनको वेल्थ मैनेजमेंट और सर्विसेज आप लोगों से बैंकों से चाहिए होगी। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो दिया जाता है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जो भी हमारा एंड टू एंड प्रोसेसिंग रहेगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेके और जैसे भी असेट्स हैं उनको लेके, तो इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, तो हर तरह के जो है चीज़ों को लेके काफ़ी इन में जो है फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है जो भी ये प्रोवाइड कराता है। और इसमें बोला है कि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि financial institutions can leverage the solution rule based definitions to launch new product। तो बैंक क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट या करेंसी डिपॉजिट या प्रिंसिपल प्रोडक्ट डिपॉजिट। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेके आ रहा है विद डिस्टिंक्ट टाइम टू मार्केट एडवांटेजेस। जैसा टाइम के हिसाब से मार्केट में जो एडवांटेज है उस तरह का जो प्रोडक्ट ला रहे हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो इंटीग्रेट है किससे, आपका कोर बैंकिंग के साथ और सीआरएम। तो कोर बैंकिंग के साथ इंटीग्रेट है तो हमें कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। ठीक है, तो जो वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है तो उसमें देखते हैं कि जो आपका कस्टमर है, यूनिक कस्टमर डेफिनेशंस को देखता है और इसमें कस्टमर का यूनिफाइड व्यू, मतलब कस्टमर का क्या क्या पोर्टफोलियो है, क्या क्या उसके असेट्स क्लासेस है, किस हिसाब से उसकी ट्रांजेक्शन हो रही है, उन सबको चेक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैंकों के साथ शेयर करता है। इससे बैंकों का क्या फायदा होता है, इससे बैंकों को ये फायदा होता है कि जो कस्टमर्स बेस है वो अपने रिवेन्यू पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के जो कस्टमर्स होते हैं या जो रिच कस्टमर्स है, तो उनको एक्सटेंडेड किया जाए, प्रोडक्ट या सर्विसेज दी जाए, उनके वेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट सर्विसेज दी जाए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसमें बैंकों की हेल्प करते हैं कि वो ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करे जिनके पोर्टफोलियो असेट्स की क्या क्या उनके असेट्स हैं, हमारे कस्टमर्स के कितना उनका बैलेंस है, किस हिसाब से उनकी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो मास एफ्लुएंट कस्टमर, तो उनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन बैंकों को देता है। ये सॉफ्टवेयर खुद से जो है स्कैनिंग करके ये सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। की मॉड्यूल्स में इसमें आ जाएगा। की मॉड्यूल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड इसमें हो जाएगा, इक्विटी प्रोडक्ट्स हो जाएगा, इंश्योरेंस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस बेनिफिट। बिजनेस बेनिफिट क्या है, जो हाई नेटवर्थ हमारे इंडिविजुअल्स है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। जैसे फिनिकल वेल्थ मैनेजमेंट एक सॉल्यूशन है, तो फिनिकल वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे रिच कस्टमर्स होंगे, जो हाई नेटवर्थ जो क्लाइंट्स होंगे, तो उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वाले जो है सर्विसेज इसमें दी जाएंगी। और नेक्स्ट आपका, तो इसमें आप उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उनको तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम उनको जो हमारे प्रोस्पेक्टस जो कस्टमर्स हैं हम इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है यही हमारे को हॉटलिस्ट करके देगा ऐसे कस्टमर्स को जो कि प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं हमारे क्रॉस सेलिंग के लिए। मतलब उन कस्टमर को हम कोई और प्रोडक्ट बेच सकते हैं या फी बेस कोई उनको पर्सनल एडवाइस चाहिए तो वो भी हम उनको दे सकते हैं। तो इससे हमारा जो बिजनेस बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो हमारा इंक्रीज इसमें होगा। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ इनहांसिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इसमें बोला है जो हमारा कस्टमर है उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट देते हैं। तो जो यूजर फ्रेंडली सॉल्यूशन इसमें दिया जाता है और जो नए प्रोडक्ट जो भी आप अवेलेबल करा रहे हैं कस्टमर के हिसाब, कस्टमर को जो भी आप दे रहे हैं तो वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको करते हैं। ठीक है, काफी टेलर मेड जो प्रोडक्ट देता है और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो, तो वो काफी इसमें इंक्रीज हो जाता है। मतलब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आप कस्टमर के हिसाब से दे पाते हैं। नेक्स्ट आता है हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इसमें जो सॉल्यूशन दिया जाता है तो ये स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग होती है, मतलब इसमें ह्यूमन कोई मैनुअल जो है मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सारी चीज़ें सिस्टम ही कैलकुलेट करके इसमें देता है। तो ये बेटर वे में आपका इंटीग्रेट होता है और जैसे बैंकों का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है या एक्सटर्नल डेटाबेस है तो उसके साथ इंटीग्रेट होता है। तो बेटर वे में ये आपको एक अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट जो है देता है कस्टमर के बारे में। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, डायरेक्ट सिस्टम के थ्रू हो रही तो ऑपरेशनल डिले का इसमें कोई चांस नहीं है। और जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सीमलेस होगी और फटाफट से होगा, उसमें जो एफिशिएंसी हमारे ट्रांजेक्शन में वो सब इंप्रूव होती है। तो ये होगा आपका हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। लास्ट हेडिंग आपका लास्ट इसमें फायदा है कि लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। तो ये जो भी नई 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 जो हम टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं तो ये वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो है वो उनके साथ ही काम कर सकता है, मतलब उनके साथ ही इंटीग्रेट होकर काम कर सकता है, अलग से टेक्नोलॉजी को जोड़ने का जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी जो हमारी टेक्नोलॉजी उसके साथ मिला के आप इस वाली टेक्नोलॉजी को भी जोड़ के जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, तो आसानी से बाकी टेक्नोलॉजी के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो है टोटल कॉस्ट को हमारी सेव करता है या
कम कॉस्ट पे भी हम इसको अवेलेबल अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स बोले, तो इनके अलग अलग जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं, देर आर डिफरेंट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट वेंडर्स। तो तो ये जो हमने इतने सारे फायदों की बात की ऊपर, तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के फायदे हैं कि जो जो हमें दे सकती है, ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे रिटेल कस्टमर्स को किस टाइप के फायदे अवेलेबल करा सकती है। तो उसके फीचर्स की हमने बात की कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि सस्ती कॉस्ट पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वो सारे हमारे एक कंपनी के फीचर्स हैं। ऐसा करके हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, सॉफ्टवेयर वेंडर्स है, मतलब जो अपने अपने सॉफ्टवेयर को बेचती है। तो हमने एक सॉफ्टवेयर के फीचर बताए एक सॉफ्टवेयर कंपनी के, तो ऐसे हजारों और भी कंपनियां हैं, तो कई सारे और भी वेंडर्स हैं, और उनके द्वारा उनकी टेक्नोलॉजी में और भी फीचर्स इसमें हो सकते हैं। जो भी वो टेक्नोलॉजी बना रही है इसके रिगार्डिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें उनके और भी फीचर्स हो सकते हैं। तो इससे एक अच्छा सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन आपको मिलता है, और बैंक अपने प्रोडक्ट को क्रॉस सेल भी कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और आपका जो कस्टमर है वो भी काफी इसमें सेटिस्फाइड इसमें हो सकता है। ठीक है, यही वाले इसके फीचर्स हो गए। नेक्स्ट आपका हेडिंग है डिजिटल लर्निंग। इसको शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज करते हैं। हेडिंग क्या था? हेडिंग था वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। मतलब जो वेल्थी कस्टमर है उनको वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज से आप उनको क्रॉस सेल करके भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो इस तरह के लिए चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए? तो इसके लिए हमारे प्रॉपर सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं, और सॉफ्टवेयर ही सारा कस्टमर का ट्रांजेक्शन, उसके असेट्स को देख के, उसके पोर्टफोलियो को देख के हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो हमारे प्रोस्पेक्टस कस्टमर का काम करते हैं। प्रोस्पेक्टस कस्टमर मतलब जिसको हम अपनी इन्फॉर्मेशन, सॉरी, हम अपने क्रॉस सेल करके प्रोडक्ट जो है अपने बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन से मिल जाती है। तो इसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इंश्योरेंस, किसी भी टाइप की चीज़ों को हम क्रॉस सेल करके बेच सकते हैं। इसमें बैंकों का बिजनेस बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि जैसे आपका फिनिकल वेल्थ मैनेजमेंट हो गया या और भी कोई सॉफ्टवेयर है, तो इससे जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, तो उनके लिए उनकी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि उनको आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, या फीस बेस कोई प्रोडक्ट उनको आप बेच सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ इनहांसिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये जो है टेलर मेड सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको वैसा प्रोडक्ट बना के भी दे सकते हो। इस तरह से जो ये सॉफ्टवेयर ये वाली सुविधा भी आपको देता है। हायर ऑपरेशन ऑफिशिएंसी, इसमें स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग है। स्ट्रेट थ्रो मतलब मैनुअल कुछ भी इंटरवेंशन नहीं, सारा कुछ सिस्टम के थ्रू हो रहा है, तो जो एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो काफी इंप्रूव हो जाती है। लास्ट है लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। तो ये जो भी आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, तो इसके लिए आपको अलग से सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी आपने अपने टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा हुआ है, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, और उसी आर्किटेक्चर के साथ आप इस वाले जो है टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी हमने फीचर्स की बात की चार बार, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के। अभी की अगर हम बात करें तो अलग अलग सॉफ्टवेयर वेंडर्स, अलग अलग कंपनीज, और उनसे आप अलग अलग प्रोडक्ट को जो है ले सकते हैं आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये वाला टॉपिक यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग का मतलब क्या होगा? ऑनलाइन, आपकी मोबाइल ऐप की बात कर लीजिए, और भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप लोन दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डिजिटल लैंडिंग, जिसमें कस्टमर को मैनुअल ब्रांच विजिट करने का जरूरत नहीं है। मोबाइल में सब उसका लोन सेंक्शन हुआ, सब उसका लोन उसको अप्रूव हो गया, तो आ जाएगा हमारा डिजिटल लैंडिंग। आजकल के फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करो, तो आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें आपका डेटा स्टोरेज सिक्योर वे में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आजकल कई सारे चैटबॉट्स हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डायरेक्ट रिप्लाई करते हैं, जो ह्यूमन माइंड की तरह सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे पासबुक कियोस्क हो गया, जिसमें कस्टमर को किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, खुद से अपनी पासबुक मशीन को प्रिंट कर सकता है। या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, तो ये जो है, इससे कई सारे फिनटेक जो स्टार्टअप है उसमें काफी ग्रोथ हो रहा है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, फाइनेंस से रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसकी इसमें बात की जा रही है। और अब काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस देखने को मिल रहा है बैंकिंग में, तो उसके साथ जो लेंडिंग है वहाँ पे भी काफ़ी जो है डिजिटल प्रोडक्ट को देखा जा रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग एक्जैक्टली होगा क्या? इसमें लैंडिंग यानी कि लोन दिया जाएगा थ्रू द वेब और मोबाइल इंटरफेस, वेब के थ्रू या मोबाइल इंटरनेट के थ्रू। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है आपका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा कि आप ऑथेंटिकेट है, और उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाना चाहिए, तो उसका एवेल्यूशन किया जाएगा। तो सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है। इंटायर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट इंक्लूडिंग सोर्सिंग, तो सारा का सारा प्रोसेस लोन के रिगार्डिंग, जैसे कि सोर्स किया कि हाँ आप आए कस्टमर हो, आप सोर्सिंग हो गया, ठीक है। फिर क्रेडिट और रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। रिस्क असेसमेंट मतलब आपको लोन दिया जाना चाहिए, कितना रिस्क है, तो वो सब देखा जाएगा। फिर सब ओके हो जाएगा, तो फिर आपको डिस्बर्समेंट किया जाएगा। तो सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म में सारा काम हो जाएगा विद इन ए शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है सिस्टम के थ्रू, तो सिस्टम को ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो सारा काम फटाफट इसमें हो जाता है। बोल रहे हैं कि काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो डिजिटल लैंडिंग है इसमें काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतनी ज्यादा हो गई है। ग्रोथ तो है, लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी है। ठीक है, कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आ गया या कोई मिस सेलिंग कर दी,
प्रोडक्ट को गलत बेच दिया, या अनफेयर बिजनेस कंडक्ट, गलत तरह से जो बिजनेस प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया, या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपने चार्ज कर लिया, या अब बाद में लोन अगर एनपी हो रहा है तो रिकवरी के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, तो और सारे इसमें इश्यूज हो सकते हैं, तो कई सारे कंसर्न्स भी है। तो इतने सारे रिस्क, मतलब फायदे भी हैं कि सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, पर उसके साथ कुछ नुकसान भी है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ले लिया, कोई थर्ड पार्टी को इस्तेमाल किया, या कोई मिस सेलिंग कर दी प्रोडक्ट की, या रिकवरी के लिए अनएथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए, इस तरह के रिस्क को बचने के लिए, डिजिटल लैंडिंग के इन रिस्क से बचने के लिए आरबीआई ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया आरबीआई ने, कब? 10 अगस्त 2022, अभी की बात है, एक साल पहले की। उसमें टाइटल रखा रिकमेंडेशंस ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन, कि जो वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है डिजिटल लैंडिंग के रिगार्डिंग, तो उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन उसमें रखी गई है। इसमें बोला कि जो लैंडिंग की जा रही है, इसमें इस प्रिंसिपल को ध्यान रखने के लिए बोला कि जो भी लैंडिंग किया जा रहा है बिजनेस के द्वारा, ये उन्हीं एंटिटीज के द्वारा किया जाएगा जो या तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होगी या किसी लॉ के द्वारा रेगुलेट होगी। मतलब आप जो भी डिजिटल लैंडिंग कर रहे हो, तो या तो आपको आरबीआई रेगुलेटर होना चाहिए, आरबीआई के हिसाब से वो काम करेगा, या फिर कोई और एंटिटी होनी चाहिए जिसको किसी लॉ के तहत परमिशन हो कि वो उसको रेगुलेट कर सके, तभी आप ये डिजिटल लैंडिंग वाली एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो डिजिटल लैंडिंग को जो है तीन तरह से क्लासिफाई किया गया, यूनिवर्स ऑफ डिजिटल लैंडर्स। तो तीन तरह से डिजिटल लैंडर्स हो सकते हैं। पहला, वो एंटिटीज, वो बैंक, कोई भी हो सकता है बैंक या कंपनी, जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट है और उनको आरबीआई ने परमिशन दी है कि हाँ आप लैंडिंग बिजनेस कर सकते हो। दूसरा, वो एंटिटीज जिनको कोई स्टैच्यूरी या कोई रेगुलेटरी जो है प्रोविजन दिया गया, मतलब जो आरबीआई के द्वारा नहीं है, नहीं रेगुलेटर, इनको कोई स्टेचुरी के थ्रू या कोई रेगुलेटरी के द्वारा प्रोविजन दिया गया कि हाँ आप भी जो है लैंडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होगी। तीसरी होगी आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ एनी स्टेचुरी रेगुलेटरी। तीसरे में ना तो आरबीआई होगा, ना ही कोई रेगुलेटरी या स्टेचुरी प्रोविजन रहेगा। तो तीसरे में अदर देन दिस टू, तीसरी कैटेगरी हो जाएगी। तो तीन कैटेगरीज में बात की है। और इसमें पहले बात की कि जो भी इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काम करेगा, तो उसमें पहले चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जो पहला ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप की मैंने बात की, तो ये वो होगा आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब ये एंटिटीज होगी जिसको आरबीआई ने रेगुलेट किया होगा, आरबीआई की परमिशन के तहत ये काम करेगी। एंड लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर, लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर मतलब जहाँ सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। तो ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। पहले ग्रुप की बात होगी। दूसरे ग्रुप की हम बात करेंगे जो सेकंड ग्रुप में आती है, तो इसमें ये होगा कि जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, तो वो रूल्स या रेगुलेशंस बनाएगी। मतलब इसमें बोला ना कि स्टैच्यूटरी या रेगुलेटरी प्रोविजन रहेगा, तो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटीज में रहेगी और वही रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी किस हिसाब से डिजिटल लैंडिंग की जाएगी, और उन्हीं की रिकमेंडेशन के हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरीज में जो आता है, थर्ड कैटेगरीज, उसमें बोला है कि उनको प्रॉपर कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और जो है उनको कंट्रोल करेगा, ताकि उनके द्वारा कोई इलिजिटिमेटेड एक्टिविटी ना हो, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तीनों कैटेगरी, पहले में आरबीआई कंट्रोल करेगी, दूसरे में कोई स्टैच्यूटरी बॉडी होगी वो रूल्स बनाएगी, तीसरे में सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और होगा जिसके तहत इसको कंट्रोल किया जाएगा। मेजर हाईलाइट ऑफ स्टैच्यूटरी, जो स्टैच्यूटरी में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की कि क्या क्या चीज इसमें रेगुलेट की जाएगी। पहला आता है कस्टमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्ट इश्यूज। तो जो भी डिस्बर्समेंट हो रहा है, जो रिपेमेंट हो रही है बैंक के द्वारा और बोरोवर के द्वारा, तो इसमें कोई भी आपको मतलब विदाउट एनी पास थ्रू या पुल अकाउंट ऑफ लेंडिंग सर्विस पर, मतलब किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होगा। जो भी लोन रिपेमेंट या जो डिस्बर्समेंट होगी, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा हमारे बैंक के बीच में और बायर के बीच में डायरेक्टली। तो कोई थर्ड पार्टी इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, बैंक और बायर के बीच में जो है रिपेमेंट या डिस्बर्समेंट का सारा काम डायरेक्टली इसमें होगा। कोई भी जो फी या चार्ज बैंक पे कर रहा है, या जो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, हमारा लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो वो जो है वो जो है उसको बोरोवर फी नहीं पे करेगा, क्योंकि जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो वो जो आपकी जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, वो जो बैंक या वो एंटिटी, वो डायरेक्टली उसको फी पे करेगा, बोरोवर उसका फी पे नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा बोला एक प्रॉपर की फैक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। की फैक्ट स्टेटमेंट में आपके लोन की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो की फैक्ट स्टेटमेंट आपको कस्टमर को देना है जब भी आप लोन कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ करने जा रहे हो। तो की फैक्ट स्टेटमेंट में लोन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर को दी जाती है। चौथा बोला है जितने भी कॉस्ट आपके आएंगे डिजिटल लोन में, जैसे ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ डिजिटल लोन इन द फॉर्म ऑफ एनुअल परसेंटेज रेट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। तो कितना आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं या कितना कॉस्ट कस्टमर को पड़ेगा, तो सारा कुछ कस्टमर को बताना है। और जो की फैक्ट स्टेटमेंट है उसमें आपका एपीआर यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, तो वो की फैक्ट स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए। और क्रेडिट लिमिट आपने खुद से बढ़ा दिया बिना कस्टमर के अप्रूवल के, तो वो इसमें गलत है, वो इसमें प्रोहिबिटेड है। मतलब कस्टमर की परमिशन के बिना आपको क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाना। क्रेडिट लिमिट जैसे मान लीजिए किसी ने सीसी लोन को लिमिट उसको दी गई है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड में देखते हैं ना, एक लिमिट है कि इस लिमिट तक ही आप खर्च कर सकते हैं, तो आपने कस्टमर से परमिशन लिए बिना उसका लिमिट बढ़ा दिया, तो वो अलाउ नहीं है। इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा। तो इस पीरियड में क्या होगा कि कस्टमर के पास टाइम रहेगा कि वो एग्जिट कर सकता है डिजिटल लोन से अपना प्रिंसिपल, और उस डेट तक जो इंटरेस्ट हुआ,
जैसे मान लीजिए पूरे महीने का इंटरेस्ट है 5%, तो उसने मान लीजिए 5 तारीख तक, 5 तारीख तक कितना इंटरेस्ट हो वो, और उस टाइम पे जो प्रिंसिपल है पूरा पे करके वो जो है क्लोज करके जा सकता है। तो ऐसा एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए जिसमें उसको कोई भी पेनल्टी ना लगे, और वो अपना प्रिंसिपल और उस दिन तक जो इंटरेस्ट बना उसको पे करके उस लोन को क्लोज भी कर सके। और एक प्रॉपर जो है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होना चाहिए, मतलब कोई भी कस्टमर फिनटेक या जो डिजिटल लोन ले रहा है कस्टमर, उसको कोई इशू है लोन के साथ, तो उसकी जो क्वेरीज है कहीं सुनने के लिए होनी चाहिए, तो उसके लिए ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम प्रॉपर बैंकों को मेंटेन करना चाहिए। आरबीआई ने गाइडेंस दी और बोला कि कोई भी बोरोवर अगर कोई कंप्लेन करता है और वो रिजॉल्व नहीं होता, 30 डेज की बात है अभी की बात, 30 डेज तक नहीं होता, तो वो जो कस्टमर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत जो आरबीआई के पास जाके कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर 30 दिन में इसकी इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाके अपना इशू बोल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें हो गए, ये किसमें थे, कस्टमर के रिगार्डिंग था। अगला पॉइंट हम देखेंगे वो है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, कि टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट। इसमें बोला डेटा कलेक्टेड बाय डिजिटल लैंडिंग जो है ऐप शुड बी नीड बेस्ड एंड शुड हैव बीन क्लियर। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं इस डिजिटल लैंडिंग ऐप के थ्रू, तो उसकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना डेटा का, आप कोई भी चीज करते हो तो उसमें लिखा होता है कि कंसेंट, मतलब आपकी कंसेंट के हिसाब से आपके डेटा को कलेक्ट किया जाना चाहिए, और वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए। जो बोरोवर है उसके पास ऑप्शन होना चाहिए टू एक्सेप्ट और डिनाई कंसेंट फॉर यूज ऑफ। तो वो कई बार आता है ना कि इस डेटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसमें आपकी मर्जी होनी चाहिए, चाहे आप यस भी बोल दीजिए या आप उसको मना भी कर सकते हो। और एक और भी ऑप्शन इसमें होना चाहिए टू रिवोक प्रीवियसली, अगर पहले मान लीजिए आपने किसी डेटा की कंसेंट दी थी, अब आप चाहते हैं नहीं हम अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहते, तो पुराना जो हमने कंसेंट दिया उसको रिवोक करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। रिवोक मतलब वापस ले लेना। पहले हमने बोला कि हाँ हमारा डेटा यूज कर लो, अब हम बोल रहे हैं नहीं, वो जो पहले हमने परमिशन दी थी उसको मत यूज करो, तो वो रिवोक का ऑप्शन भी जो है अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आपका टेक्नोलॉजी और डेटा रिक्वायरमेंट को लेके हो गया। तीसरा आता है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें बोला है कि जो भी लोन दिया जा रहा है डायरेक्ट लैंडिंग एप्लीकेशंस के द्वारा, डिजिटल लैंडिंग जॉब जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको सीआईसी यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को जो है इन्फॉर्मेशन वो दे रही है। तो जो भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिजिटल फॉर्म में लोन दे रहे हैं, तो डिजिटल फॉर्म के लोन की इन्फॉर्मेशन भी सीआईसी को देगी, ताकि कोई कस्टमर अगर यहाँ पर डिफॉल्ट हो रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी सिविल है या कोई क्रिफ है या कोई भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है तो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो इसलिए वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल न्यू डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट एक्सटेंडेड ओवर, जो कई कुछ लोन बैंक मर्चेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजन, वहां पे भी कुछ आप लोन के तहत कुछ देते हैं प्रोडक्ट, तो आप मर्चेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कोई लोन दे रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म का भी हो या डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब आप आराम से बाद में पेमेंट कुछ इंस्टॉलमेंट में कर सके, तो कोई भी किसी भी टाइप का ऑप्शन है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको सीआईसी को रिपोर्ट करनी है। तो कोई भी टाइप का लोन अगर आप दे रहे हैं, वो या किसी मर्चेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोन दे रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको सीआईसी को जो है प्रॉपर इसमें रिपोर्ट करनी है। इसके साथ ये वाला चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो शॉर्ट में डिजिटल लैंडिंग को फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो डिजिटल लैंडिंग हो गया कि हम अपने ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, किसी वेब के थ्रू हम कोई ऑनलाइन जो है लोन की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा डिजिटल लैंडिंग। ठीक है, आरबीआई को मालूम है कि ये बहुत अच्छा है, पर इसके कुछ कंसर्न्स भी है, तो उसको लेकर आरबीआई ने बोला है कि मिस सेलिंग ये सब ना हो, तो प्रॉपर एक रेगुलेटर होना चाहिए। तो उसके लिए जो डिजिटल लैंडिंग है उसकी 3 कैटेगरी बनाई, एक तो जो आरबीआई रेगुलेट करता है, दूसरा जो कि स्टेचुरी के तहत रेगुलेट किया जाता है, और तीसरा जो है कोई मतलब इन दोनों के अलावा कोई जो बच गया वो तीसरा हो जाएगा। तो इसमें तो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो आरबीआई के सारे रेगुलेशन बैंकों को माननी पड़ती है। इसमें स्टेचुरी बॉडी होगी, तो स्टेचुरी बॉडी के द्वारा जो रेगुलेट बनाया जाएगा। तीसरे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको रेगुलेट करेगी। इसमें जो मेजर हाइलाइट्स है किस तरह से रेगुलेट करेगी, तो पहला आता है कस्टमर प्रोटेक्शन। तो इसमें कस्टमर को पूरी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि जो भी डिस्बर्समेंट या रिपेमेंट हो रहा है वो बैंक और कस्टमर के बीच में कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। कोई भी फी या चार्ज अगर आप कर रहे हैं, आपका जो आपका लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हो रहा है, तो वो जो फीस आप पे करेंगे उनको, तो बोरोवर से नहीं लेंगे, आप खुद से पे करेंगे, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है बैंक ने इसको रखा है, कस्टमर ने नहीं रखा, तो इसकी फी की पेमेंट कस्टमर से नहीं करनी। लोन देने से पहले की फैक्ट स्टेटमेंट आपको लेना है जिसमें सारे के सारे लोन की इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। चौथा बोला है जो आपका डिजिटल लोन है, तो उसमें कस्टमर के पास एक मतलब कितना उसका इंटरेस्ट रेट है, सारा कुछ उसको पहले से डिस्क्लोज करना है, और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो उसका की फैक्ट स्टेटमेंट का ही पार्ट होना चाहिए, वहां पे चीजें मेंशन होनी चाहिए। कस्टमर की मर्जी के बिना आपने उसकी लिमिट बढ़ा दी तो वो अलाउ नहीं, ये प्रोहिबिशन है। एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब एक छोटा टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए लोन लिया तो उसका 2 महीने को, स्टार्टिंग के 2 महीने को कूलिंग ऑफ रख लिया, मतलब 2 महीना या कोई भी टाइम जो बैंक ने रखा कूलिंग ऑफ, तो उस दौरान कस्टमर के पास ये प्रोविजन होना चाहिए उसके पास कि कस्टमर उस दौरान अपने लोन को क्लोज करके जा सकता है। और प्रॉपर एक ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म होना चाहिए कि कस्टमर को कोई इशू है कहीं पे वो कंप्लेन कर सके, और 30 डेज तक अगर उसकी जो कंप्लेन है उसका आंसर नहीं मिलता तो वो ombudsman के पास भी कंप्लेन कर सकता है। टेक्नोलॉजी को लेकर इसमें बोला था कि
इसकी प्रॉपर ऑडिट की जानी चाहिए और जो भी आप डेटा इसमें ले रहे हैं कस्टमर की कंसेंट मतलब उसकी मर्जी के बाद ही उस डेटा को लेंगे। और कस्टमर के पास प्रॉपर ऑप्शन होना चाहिए कि उस डेटा का वो कहीं पे इस्तेमाल के लिए अपनी परमिशन दे या ना दे, तो कस्टमर की मर्जी होनी चाहिए और उसमें एक रिवोक का ऑप्शन भी होना चाहिए कि पहले उसने हमारी जगह पे परमिशन दे दी तो उसको वापस भी ले सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है कि प्रॉपर जो भी आप कस्टमर का डेटा जो भी ले रहे हैं, जो भी लोन की जो इन्फॉर्मेशन आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को सारे इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर मर्चेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप उनको लोन अवेलेबल करा रहे हैं तब भी आप इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को आप इसमें देंगे। इसके साथ आपका इसमें लेटर सम अप आपका आ गया। चलिए चेक योर प्रोग्रेस में क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है प्रोसेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। तो कौन कौन से मॉडल हमने इस्तेमाल किए? तो चार तरह के मॉडल थे। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज, वर्टिकली ऑर्गेनाइज, प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज और प्रीडोमिनेटली वर्टिकली। तो इसमें से बैंक कौन सा मॉडल यूज करता है? ठीक है, रिटेल बैंक में तो बैंक अपने अपने हिसाब से कुछ भी मॉडल यूज कर सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल मॉडल। जो बैंक कौन से टेक्नोलॉजिकल मॉडल को इस्तेमाल करते हैं? फुल्ली आउटसोर्स, मतलब सारी चीजें बाहर से आउटसोर्स की जाए। पार्शियली आउटसोर्स, इन हाउस। ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इन हाउस वाली सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। फुल्ली आउटसोर्स ज्यादातर जो फॉरेन बैंक है वो। पार्शी वाले आपके जो न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अपने अपने रिक्वायरमेंट का सबसे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आंसर इसमें भी हो जाएगा डी। पूछा कि बैंक कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो, तो अलग अलग बैंक अलग अलग जो है मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट में बोले एबी बैंक हैज कलेक्टेड डेटा विद रिस्पेक्ट टू नीड्स ऑफ कस्टमर। एक बैंक ने अपना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को इकट्ठा किया और उसने एक प्रोडक्ट बनाया। जो भी डेटा से उनको आइडिया लगा तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है बैंक ने कलेक्ट की और फिर उसको एनालिसिस किया, तो वो है स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन कि क्या कस्टमर को लेके क्या स्ट्रेटेजी की जो है इन्फॉर्मेशन वो बैंक ने इसमें इकट्ठी की है। ठीक है, तो ए हो जाएगा स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से बैंक ने प्रोडक्ट को लेके एक स्ट्रेटेजी बनाई, तो वो हमारी होती है स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। टैक्टिकल मैनेजरियल ऑपरेशन ये क्या है? ये बैंक की तरफ से होगा, कस्टमर की साइड से नहीं होगा। कस्टमर की साइड से होगा स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। तो ए इसका आंसर इसमें हो जाएगा। चौथा इसमें बोला है कि टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये इनसेपरेबल है। ठीक है, इनसेपरेबल। ये हमने देखी थी ना कि टेक्नोलॉजी और बैंकिंग आपस में भी इनसेपरेबल है। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग एक साथ चलता है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। लास्ट, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज हैज बीन एक्वायर्ड बाय। इसको किसने एक्वायर किया? इसको एक्वायर किया गया किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये भी हमने देखा था ना, आईएफटीएस को पूरी तरह से आरबीआई ने इसको एक्वायर कर लिया। कब इसको एक्वायर किया? रिसेंटली मार्च 2019 में इसको आरबीआई ने एक्वायर किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके साथ ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।